हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कैश ट्रांजैक्शन का जो हमारा रिमेन जो पार्ट बच गया था, कैश ट्रांजैक्शन के दो पार्ट किए थे हमने, जैसा कि कल लास्ट वाली क्लास में बताया था। कैश ट्रांजैक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था कैश रिसीप्ट, एक था हमारा कैश पेमेंट। तो रिसीप्ट तो हमने कल लास्ट वाली क्लास में हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश पेमेंट। कैसे हम कैश पेमेंट करते हैं, कैसे इनका प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम कैश पेमेंट को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैश पेमेंट की। कैश पेमेंट यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जनरली जो अगर गुड्स परचेस करते हैं तो उसमें कुछ एक्सपेंस तो लगता है, जैसे लाइक हमको पेमेंट करना पड़ता है। अगर हमने कुछ भी गुड्स परचेस की है तो हमको पीटी एक्सपेंस बियर करने पड़ते हैं, क्योंकि हम एक कंपनी लेकर बैठे हैं। तो डेली रूटीन के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको हमको पे करना है, डेली रूटीन, ठीक है। तो इस तरह से, और इसके साथ जो मोस्ट जो आता है वो आपका है वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैश पेमेंट में इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पेमेंट ऑफ परचेज, यहाँ हम लिख देते हैं पेमेंट ऑफ परचेज, ठीक है। फिर आता है पेटी एक्सपेंस और थर्ड आता है वेजेस, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर हम अपना इंटरनल चेक सिस्टम अपनाते हैं तो वो कौन कौन से पार्ट्स में इनको डिवाइड कर देना है अपन को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पेमेंट रिगार्डिंग परचेज ऑफ ट्रांसफर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो ए पॉइंट होगा वो होगा हमारा पेमेंट रिगार्डिंग परचेज फॉर गुड्स। अगर हमने गुड्स परचेज की है तो हमें उसका पेमेंट भी करना है, यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन द इंटरनल चेक सिस्टम ऑफ परचेज हाउ टू द इनवॉइस इज पास्ड फॉर पेमेंट टू सेंड द अकाउंट्स। जैसा कि हमने उसमें इंटरनल चेक सिस्टम में परचेज जो पढ़ा था ना, हमने परचेज की जो ट्रांजेक्शन, ये अभी हम कैश का ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन पढ़े थे। तो उसमें हमने बात की थी कि सेल्स जब हम परचेज करते हैं तो उसका पेमेंट कैसे, इनवॉइस, फिर अकाउंटिंग कैसे हम भेजते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है आपका पासिंग द पेमेंट फॉर परचेज। हमने जितना परचेज किया है उसके पेमेंट को हमको भेजना है, ठीक है। सेकेंड आता है आपका इसी में प्रिपेयरिंग चेक फॉर द पेमेंट। प्रिपेयरिंग चेक फॉर द पेमेंट, हम पेमेंट करने के लिए चेक तैयार करते हैं, ठीक है। चेक तैयार करना इन द सेंस अपार्ट फ्रॉम अ सन्ड्री एक्सपेंस ऑल पेमेंट मस्ट बी मेड बाय चेक। हमारे जो सन्ड्री एक्सपेंस होते हैं उनको छोड़कर कंपनी में, एक फर्म में जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन सबका भुगतान हम किससे करते हैं, चेक के माध्यम से करते हैं, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर decide through a resolution as to who shall authorize to sign the check, and the check writer who shall check is the variety and see that it has been passed for payment and thereafter prepare a check। जैसा कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो फिक्स करते हैं कि चेक पर साइन कौन करेगा या फिर चेक का जो ऑथराइज पर्सन होगा वो कौन होगा। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट जो आता है वो है हमारा एग्जामाइनिंग द चेक, यानी हमको जो चेक मिला है या फिर जो भी चेक प्रिपेयर किया गया है उसको चेक करना, चेक की जांच करना, चेक को चेक करना, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि चेक की जांच, ठीक है। अब बात, यानी कि चेक को कैसे चेक करेंगे कि जो भी हमारे हायर ऑफिसर्स होंगे अकाउंट डिपार्टमेंट के, वो हमारे चेक को चेक करेंगे, एग्जामाइन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है वो है अकाउंटिंग फॉर द पेमेंट। अकाउंटिंग फॉर द पेमेंट, ऑफ द पेमेंट
ऑफ द पेमेंट, यानी हमारा जितना भुगतान हुआ है, जितनी अमाउंट से हमने पेमेंट किया है, क्योंकि हम यहाँ पर कैश पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो कैश में जितना भी हमने पे किया है उन सब की हमको अकाउंटिंग करनी है। क्लियर है यहाँ पर? यानी कि हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक था पेमेंट फॉर द परचेज, ठीक है, ये इस टॉपिक के अंदर कवर होता है। बात समझ आई? सिंपल सा था टॉपिक और एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है हमारा। सिंपल से 4 स्टेप्स थे, इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे परचेज जो भी हमने गुड्स परचेज किए उसका पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो है वो है पिटी एक्सपेंस। ठीक है, पिटी एक्सपेंस की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है पिटी एक्सपेंस। ठीक है, पिटी एक्सपेंस क्या होता है? देखिए सबसे पहले पिटी एक्सपेंस देख लेते हैं। फॉर कंट्रोल ओवर पिटी एक्सपेंस इट वुड बी एडवाइजेबल टू अपॉइंट टू पिटी कैशियर हु शुड नॉट बी पेड द लमसम अमाउंट ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम। यानी कि हमारा जो रिकॉर्ड होता है, इट शुड बी मेंटेन अ पिटी कैश बुक। जो कैशियर होता है वो क्या करता है? कैशियर हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि यानी रजिस्टर बनाता है और रजिस्टर में मेंटेन करता है कि एक पिटी एक्सपेंस हमारे डेली रूटीन के एक्सपेंस होते हैं, यानी कि एक दिन में 1 डे कितना स्पेंड किया है आपने, कितना खर्चा किया है आपने, जिसका हमने पे किया है। तो इसका एक प्रॉपर वाउचर बनाकर हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ही शैल हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट स्टेटमेंट। इसका अलग से स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर हम जो कैशियर होता है वो क्या क्या करता है। He shall have to prepare a separate statement which must bear the signature of the competent authority। यानी हमारे पिटी कैश बुक का जो भी हमारा स्टेटमेंट बनता है उस पर हमारी कंपनी के जो भी यानी जो योग्य जो अथॉरिटी है उससे हमें साइन करवाने हैं, कंपिटेंट अथॉरिटी। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक समझ आया आपको? चले आगे। अब देखिए, ऑल द वाउचर्स शैल बी पुट ऑन द फाइल आफ्टर नंबरिंग देम इन सीरियल ऑर्डर एंड एवरी एंट्री हैज टू बियर द सीरियल ऑर्डर। यानी कि क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए और हमारा सीरियल ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा नंबर जहां पर हम रजिस्टर से इजीली देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? ये दोनों हमारे स्टेटमेंट में रजिस्टर में होने बहुत जरूरी है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे कि जब हमारा वेजेस आता है तो वेजेस में क्या क्या, जैसे हम पिटी कैश बुक की अगर बात करें तो पिटी एक्सपेंस जो होता है, जैसे पिटी कैश बुक मस्ट बी सब्जेक्टेड टू चेक बाय सीनियर कैशियर एंड ऑफिसर। यानी हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं द पिटी कैश बुक must be subjected to the check by a senior cashier or an officer and cash balance verified। यानी कि हमारा
पिटी कैश बुक जो होता है वो हमारे जो भी एक सीनियर जो कैशियर होता है या फिर जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा चेक करवाया जाता है और हमारे कैश बैलेंस को क्या करवाया जाता है, वहां पर वेरीफाइड करवाया जाता है। क्लियर है यहाँ पर? फिर देखिए, आफ्टर द चेक द अमाउंट स्पेंड बाय पिटी कैशियर हैज टू बी प्रोवाइडेड टू हिम एट इट मस्ट बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड। जो अमाउंट होती है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है उसको, ठीक है, रिकॉर्डेड होनी चाहिए अमाउंट। देन इसके बाद द फंक्शन ऑफ पिटी कैशियर इज ओनली टू मेक द पेमेंट ऑफ एंड अकाउंट फॉर द पिटी कैश बुक। यानी पिटी कैशियर का काम क्या होता है? पिटी कैशियर का काम यही होता है, पिटी कैशियर्स फंक्शन क्या होता है पिटी कैशियर का, कि ओनली to make payments of and accounts for the petty expense, क्लियर है यहाँ पर? समझ आया पिटी एक्सपेंस को हम कैसे पे करते हैं, किस तरीके से हमारा एक्सपेंस कैशियर हैंडल करता है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम बात करते हैं हमारे वेजेस और हमारे इंटरनल चेक को, ठीक है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसका वो है हमारा वेजेस एंड इंटरनल चेक सिस्टम। ठीक है, चलिए, अगर इंटरनल चेक सिस्टम की ही बात करें वेजेस के साथ, while describing the internal check system pertaining to purchase, it was pointed out the business has to purchase service beside goods. Since the purchase of service mostly involves the cash payment, जो भी हम परचेस करते हैं, हमारी जितनी भी जो भी सर्विसेज होती है वो सारी कैश पेमेंट में होती है। तो इसी तरह से हमने इस वेजेस को भी थोड़ा सा क्लासिफाई किया है, उसके 4 पॉइंट्स बनाए हैं हमने। चलिए, सबसे पहला हम देख लेते हैं, परचेज ऑफ द सर्विस ऑफ लेबर, यानी लेबर की जो सर्विस है उसको सबसे पहले परचेज करना, ठीक है, वेजेस के लिए। सेकेंड स्टेप में हमने लिखा है अकाउंटिंग ऑफ ईच लेबर ऑन टाइम एंड फंक्शन बेसिस, यानी जितने भी हमारे लेबर है वो ऑन टाइम और हमारे फंक्शन के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड की, ठीक है। थर्ड कहता है हमारा कंप्यूटिंग द वेजेस ऑफ लेबर फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड, यानी कि हमें अपनी डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए हमें लेबर की जो भी वेजेस बनती है उनकी गणना करनी चाहिए। कंप्यूटिंग द वेजेस ऑफ लेबर फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए वो काम करते हैं उतने टाइम के लिए उनको क्या करेंगे, हम कंप्यूटिंग करेंगे। एंड देन लास्ट आता है हमारा मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस, या हम कह सकते हैं कि हम लास्ट में हमें अपना वेजेस का भुगतान करना है। तो ये वेजेस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। चलिए इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे परचेज ऑफ सर्विस ऑफ लेबर, ठीक है। परचेज ऑफ सर्विस ऑफ लेबर की बात करें तो अगर हम ये बात करें कि हम परचेज लेबर की सर्विस को परचेज कौन करता है, हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट, ठीक है। पर्सनल डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन द परचेज ऑफ लेबर shall be done
by his department on the basis of requisitions of other department. पर्सनल डिपार्टमेंट इन सर्विसेज को कैसे कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में उपलब्ध करवाता है, जैसे अगर एचआर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है कि उनको लेबर चाहिए तो उस कंडीशन में आपका जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो अपनी लेबर की सर्विसेज को परचेस करके वो आपको प्रोवाइड करवा सकता है। फिर सेकंड पर बात करते हैं कि हमारा अकाउंटिंग ऑफ ईच लेबर ऑन टाइम एंड फंक्शन बेसिस, यानी कि लेबर इज अ पेड वेजेस अकॉर्डिंग टू टाइम और वर्क इफ वेजेस आर काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक यूज, यानी कि हम अगर हमारी अकाउंटिंग करते हैं लेबर के टाइम पीरियड पर और फंक्शन के बेस पर कि कितना कौन किस टाइम पर आया था, तो उसके लिए हमें अपनी वेजेस जो है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग काउंट करनी चाहिए। यानी कि हमको हर लेबर को क्या इश्यू करना है, हमको हर लेबर को यहाँ पर जॉब कार्ड इश्यू करना पड़ेगा। क्या इश्यू करना पड़ेगा? जॉब कार्ड। और हो सकता है तो हमें बायोमेट्रिक भी करवानी चाहिए ताकि हमें हर लेबर की टाइमिंग निकलने का और उपस्थित होने का जो टाइमिंग होता है वो पता चल सके। इसके बाद इसका एड्रेस, इसका नेम, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ होना चाहिए जॉब कार्ड में, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका कि टाइमिंग इज प्रिंटेड ऑन द कार्ड इन दिस रिगार्डिंग प्रॉपर क्वेश्चन एज द नेसेसरी इन प्रिंटिंग ऑफ टाइमिंग ऑन द कार्ड एट लीस्ट टाइम शुड बी प्रिंटेड ऑन द कार्ड्स टू एब्सटेंडिंग लेबर्स। अगर वो एब्सेंट रहते हैं तो उनका कार्ड पर जो टाइम पीरियड है वो एब्सेंट शो हो सकता है। क्लियर है यहाँ पर? If timekeeping watches are not used, token system may be adopted. Every labor has given a token bearing his name, which is the tag on the board of the gate. जब तक हमारे जो लेबर है उनका अगर आप टाइम वॉच के हिसाब से नहीं रखते हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनका जो टोकन है वो गेट के बाहर लटका सकते हैं, लगा सकते हैं, ताकि अगर वो जो भी लेबर आए और वो अपना कार्ड अपने साथ ले जाता है तो इसका मतलब है कि जिस समय पर उसने कार्ड उठाया है उस समय वो आया है हमारे फैक्ट्री में। फिर आता है हमारा कि कंप्यूटिंग द वेजेस ऑफ लेबर फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड। डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी लेबर की वेजेस है उसको कंप्यूट करना है आपको फिक्स टाइम पीरियड के लिए। आफ्टर प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ द वेजेस ऑफ लेबर, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रिपेयर अ वेजेस शीट, यानी क्या बनाना है आपको, वेजेस की शीट बनानी है ताकि हम काउंट कर सके इजीली। एंड पेरोल एंड द लेबर कार्ड, अटेंडेंस बुक। हमको क्या क्या चाहिए इसमें, जैसे हमको चाहिए आपका पेरोल कार्ड, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड चाहिए हमको अटेंडेंस शीट, कौन कब आया था, ठीक है, अटेंडेंस शीट चाहिए हमको। देन इसके बाद आपका जॉब कार्ड चाहिए ताकि टाइमिंग का पता चल सके हमको। देन उसके बाद हमारे जो भी जैसे पीस वर्क रजिस्टर चाहिए हमको, पीस वर्क रजिस्टर चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के हम सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं, हाँ, जैसे ओवर टाइम अगर किया है तो उसका शीट चाहिए हमको, ओवर टाइम स्लिप, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पास आउट यानी जाने का जो स्लिप होता है वो। ये सारी चीज़ें देखकर हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उनका डेफिनेट टाइम पीरियड कितना था और कितना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, द फंक्शन रिलेटेड टू द वेजेस शेड्यूल शुड बी डिवाइडेड अमंग द सर्व्स एम्प्लॉयज। हमने जो भी हमारा फंक्शंस है, जो भी काम है, जो भी मजदूरी है, वो सारी की सारी वेजेस एम्प्लॉयर के बीच में बांट दी है। एटलीस्ट 2 एम्प्लॉय मस्ट चेक द लेबर कार्ड। ये जो जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो इन सबको चेकिंग कर सके कि क्या ये सही प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट बोला है उसका पालन कर रहे हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर आता है 4th एम्प्लॉय। फिर देखिए 2 तो हम उसमें 2 एम्प्लॉयज उसमें करते हैं, ठीक है। फिर आता है द डिडक्शन फ्रॉम वेजेस एज पर टैक्स, रेंट, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय इंश्योरेंस। ये सारी चीजें भी हम उसमें से काट सकते हैं और अपना डेफिनेट कंप्यूटिंग कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारा लास्ट, मेकिंग पेमेंट ऑफ द वेजेस, ठीक है। मेकिंग पेमेंट ऑफ द वेजेस का सीन रहता है कि द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हैज एक्सपेक्टेड टू चेक द वेजेस शेड्यूलिंग अर्थमेटिकली, यानी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हमेशा अंगणितीय तरीके से वेजेस के शेड्यूलिंग को चेक करती है। अ वाउचर इज प्रिपेयर्ड
क्या बनाती है वो? वाउचर बनाती है। वाउचर हालांकि क्या होता है क्या नहीं होता है ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वाले आगे वाली क्लासों में देख लेंगे। वाउचर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑडिटिंग में, ठीक है। द वाउचर इज अ प्रिपेयर्ड फॉर अ सम टोटल ऑफ वेजेस एंड चेक इज अ ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द वाउचर, ठीक है। चेक किसके बेस पर बनता है? वाउचर के बेस पर बनता है। द चेक राइटर मस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट विद द पेमेंट, सम डिफरेंट पर्सन शुड मेक द पेमेंट्स, वेजेस ऑफ एवरी लेबरर हैज टू पुट इन द एनवलप बियरिंग हिज नेम, जो भी नेम एड्रेस सब वगैरह सब कुछ हम क्या कर सकते हैं अपने इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वेजेस देनी है आपको लेबर को तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने वाउचर का जो भी पेमेंट बनता है उसमें डालकर एक एनवलप बनाकर और उसमें अपना जो भी एड्रेस है जो भी नाम है एम्प्लॉय का वो सारा डालकर उन सबको वेजेस प्रोवाइड करवा सकते हो। तो इस तरह से हमारी पेमेंट भी हो जाएगी। तो वेजेस और इंटरनल चेक सिस्टम में हम ये जो 4 प्रोसेस बताई है ये चारों एक दूसरे को कंटिन्यू करती है। सबसे पहला परचेज था, परचेज ऑफ द सर्विस ऑफ लेबर। सेकेंड आता है इसको कोरिलेट करते हुए अकाउंटिंग। फिर आता है अकाउंटिंग किसकी? हमारी टाइम पीरियड और फंक्शन के बेस पर। फिर आता है हमारा कंप्यूटिंग करना कि हम वेजेस को कैसे कंप्यूटिंग करते हैं हम किसी डेफिनेट टाइम पीरियड पर। एंड एटलीस्ट लास्ट पॉइंट है हमारा मेकिंग पेमेंट ऑफ द वेजेस, हमने वेजेस मजदूरी का भुगतान कर दिया है। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा जो कैश पेमेंट का जो बचा हुआ टॉपिक था, कैश ट्रांजैक्शन का जो 2 पार्ट थे, कैश रिसिप्ट जो हमने लास्ट वाली क्लास में देख लिया था, कैश पेमेंट आज हमने डिस्कस कर लिया है। ये देखिए कैश पेमेंट में हमने 3 पढ़े थे, पहला था परचेज, सेकेंड था पिटी एक्सपेंस और थर्ड था हमारा वेजेस। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।